हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्ल्ड वॉच। सो रिसेंटली एक मेजर जियोपॉलिटिकल शिफ्ट लेते हुए रशिया ने एक ऐसा फैसला किया है जो आने वाले कई सालों के लिए यूएस एंड रशिया के बायलैटरल रिलेशंस पूरी तरीके से बदल के रख देगा। रशिया ने यूएस के साथ 1987 में साइन की गई इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस मिसाइल ट्रीटी से खुद को ऑफिशियली बाहर कर लिया है। सरल शब्दों में कहूँ तो इस ट्रीटी की जो शर्तें हैं अब रशिया उन्हें नहीं मानेगा। अपने इस फैसले के पीछे मॉस्को ने जो रीज़न दिया है वो है यूएस द्वारा फिलीपींस में डिप्लॉय किया गया टाइफून मिसाइल सिस्टम एंड इसके अलावा मोस्ट रिसेंटली यूएस ने ऑस्ट्रेलिया में जो मिसाइल ड्रिल्स किए थे। इन दोनों इवेंट्स के बाद रशिया ने ये बड़ा फैसला किया। इस ट्रीटी को साइन किया गया था यूएस प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन एंड उस टाइम पे रशिया था नहीं, यूएसएसआर था एंड इसके हेड थे मिखाइल गोर्बाचेव। इन दोनों लीडर्स ने मिलकर इस ट्रीटी को साइन किया था। इसके हिसाब से दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ उन मिसाइल्स की डिप्लॉयमेंट नहीं करते जिनकी रेंज 500 से लेकर 5500 किलोमीटर्स के बीच थी, क्योंकि ऐसी मिसाइल्स जब लगातार डिप्लॉयड रहती हैं तो ये खतरा बना रहता है कि कभी भी किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से कोई मिसाइल लॉन्च हो गई, उसने कहीं जाके हिट कर दिया तो सडनली एक लार्जर कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाती। इस खतरे को देखते हुए उस टाइम पे ये डील साइन की गई थी एंड इस डील की वजह से उस टाइम पे वर्ल्ड ऑर्डर में एक पीस आया था। दोनों देशों ने बड़े पैमाने पे ऐसे मिसाइल्स को नष्ट भी किया था, लेकिन अब ये सारा कुछ जो उस टाइम पे गेन किया गया था खत्म हो चुका है। रशिया अब वापस से यूएस के खिलाफ इन मिसाइल्स की डिप्लॉयमेंट करेगा एंड जवाब में यूएस भी रशिया पे ऐसी मिसाइल्स डिप्लॉय करेगा एंड वापस से दुनिया उसी खतरे में जिएगी कि कभी भी इन दोनों के बीच कोई लार्जर कन्फ्लिक्ट शुरू हो सकती है। रिसेंटली यूएस ने अपनी ओहायो क्लास की 2 न्यूक्लियर सबमरीन डिप्लॉय की थी रशिया के खिलाफ। मोस्ट प्रोबेबली ये डिप्लॉयमेंट की गई है बैरेंस सी एंड ब्लैक सी के एरिया में, जहां रशिया का एक मेजर नेवल बेस है सेवेस्टोपोल में। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से वर्बल असॉल्ट कर रहे थे इंडिया रशिया रिलेशंस को लेके कि इनकी तो इकॉनमी डेड इकॉनमी है, इसके अलावा रशियन ऑयल परचेज को लेके इंडिया पे 25% टैरिफ प्लस पेनल्टी लगाना 7 अगस्त के बाद शायद ये लगे भी, ये सारा कुछ यूएस इस वजह से कर रहा था ताकि रशिया के ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट किया जा सके। बट ये सब कुछ अब बैकफायर कर गया है। जहां तक सवाल है रशियन ऑयल परचेज को लेके, तो यूएस के एम्बेसडर जो इंडिया में थे उस टाइम पे एरिक गारसेटी, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है कि इंडिया ने ऑयल परचेज किया यूएस के अप्रूवल के बाद। यूएस ये चाहता था कि ग्लोबल मार्केट में ऑयल प्राइसेस इन्फ्लेट ना हो, इस वजह से रशियन ऑयल भी परचेज किया जाए। इसी वजह से उस टाइम पे इंडिया ने इस ऑयल को परचेज किया, क्योंकि रशिया इसके ऊपर काफ़ी हैवी डिस्काउंट दे रहा था जो हमारी इकोनॉमी के लिए काफ़ी अच्छा। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स दिए हैं, इससे इंडिया एंड यूएस के रिलेशंस भी काफ़ी हद तक ख़राब हुए हैं। मैं ये नहीं कहता कि इंडिया एंड यूएस के रिलेशंस पूरे तरीके से ख़राब हो चुके हैं। हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में ही आगे जाके वापस से ये रिलेशंस रिवाइव हों, क्योंकि इंडिया एंड यूएस बहुत सारे लेवल्स पे कोऑपरेट करते हैं। या फिर डोनाल्ड ट्रंप के बाद जो प्रेसिडेंट बनेगा वो इस तरीके से ना एक्ट करके, इस तरीके से कि कभी भी कुछ भी बोल दो, कभी भी कोई पॉलिसी ले आओ। एक मैच्योर पॉलिसी के तहत जब यूएस इंडिया से डील करेगा तो वापस से ये रिलेशंस रिवाइव हो जाएंगे। लेकिन यूएस के इन एलिगेशंस पे अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी एक डिटेल्ड स्टेटमेंट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि रशियन ऑयल परचेज किया गया था यूएस के अप्रूवल के बाद, लेकिन यूरोपियन यूनियन एंड खुद यूएस ने जितना बिजनेस किया है रशिया के साथ, उससे ये कहीं नहीं लगता कि यूएस को इस बात की चिंता है कि रशिया को फाइनेंस किया जा रहा है इस पूरे वॉर के लिए। यूरोपियन यूनियन ने 2023-24 और 24-25 में जितना एनर्जी इंपोर्ट किया है रशिया से, ये इंडिया के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। इसके अलावा यूएस खुद अपने ईवी एंड न्यूक्लियर सेक्टर के लिए रशिया से लगातार इंपोर्ट्स कर रहा है। ऑब्वियसली इसके लिए रशिया को पे किया जा रहा है, जिसका इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ वॉर में भी हो रहा है। एंड पास्ट में डोनाल्ड ट्रंप खुद एक्सेप्ट कर चुके हैं कि रशिया यूक्रेन की ये जो पूरी वॉर है, जिसको अब 3 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, इसकी शुरुआत के पीछे सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल यूएस खुद है। इस पूरे वॉर के पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है यूक्रेन का नेटो में शामिल होने का फैसला। यूएस ये जानता है कि रशिया कभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा नहीं एंड प्रैक्टिकली भी ये चीज़ इतनी ज़्यादा पॉसिबल दिखती नहीं है। इसके बाद भी पिछले 30 सालों से लगातार यूएस इस मामले में यूक्रेन को सपोर्ट करते रहा है एंड यूएस ये जानता है कि कभी भी यूक्रेन को वो नेटो में शामिल होने देगा नहीं। अगर यूक्रेन को नेटो में शामिल करना होता तो 35 साल हो चुके हैं यूक्रेन के फॉर्मेशन को, अभी तक यूक्रेन नेटो का मेंबर बन चुका होता, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। एंड इन सबके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से लगातार जियोपॉलिटिकल ब्लेंडर कर रहे हैं, एक तरफ रशिया के खिलाफ अल्ट्रा एग्रेशन दिखाना, उसके बाद इंडिया के साथ रिलेशंस को ख़राब करना, ये ना सिर्फ लॉन्गर रन में यूएस के पैसिफिक इंटरेस्ट को हर्ट करेगा, बल्कि यूएस के इंपॉर्टेंट अलाइज के लिए भी एक मैसेज है कि ट्रंप के अंदर यूएस की जो पॉलिसीज़ हैं, यूएस का जो डिसीजन मेकिंग है, ये पूरी तरीके से वोलेटाइल है, ये कभी भी कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं। सो देखना होगा कि अभी इसके आगे क्या डेवलपमेंट होगी। डेफिनेटली अभी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स होना बाकी हैं। कोई भी फर्दर अपडेट आएगी सो आई विल मेक एन अपडेटेड वीडियो फॉर यू ऑल। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू वर्ल्ड वॉच।